तलाकशुदा पति पत्नी 6 साल बाद मिले ट्रेन में तो एक दूसरे को देखकर रोने लगे। योगेश ट्रेन की जनरल बोगी में बर्थ सीट पर सोया हुआ था। गाड़ी रुककर वापस चली तो अचानक उसकी नजर अपनी तलाकशुदा पत्नी रागिनी पर पड़ी। पता नहीं कब वह उसके सामने वाली सीट पर आकर बैठ गई थी। 6 साल बाद वह उसे देख रहा था। वह बहुत कमजोर हो गई थी। उसने पुरानी सस्ती सी साड़ी पहन रखी थी, न माथे पर बिंदी और न गले में मंगलसूत्र था। तो क्या उसने अभी तक दूसरा विवाह नहीं किया? क्या अभी तक वह मेरी तरह अकेली ही है? योगेश ऐसा सोच ही रहा था कि तभी रागिनी की नजर उस पर पड़ी। नजरें मिली तो योगेश दूसरी तरफ देखने लगा। फिर पता नहीं योगेश के दिमाग में क्या आया कि वह सीट से नीचे उतर आया और रागिनी के पास बैठे लड़के से कहा कि वह ऊपर वाली सीट पर चला जाए। लड़का मान गया। तब योगेश रागिनी के पास बैठ गया। बैठते ही योगेश बोला, रागिनी कैसी हो? रागिनी ने नजर न मिलाते हुए खिड़की की तरफ देखते हुए बोला कि मैं ठीक हूँ, और आप? योगेश बोला, मैं भी ठीक हूँ और कानपुर जा रहा हूँ। त्योहार होने के कारण रिजर्वेशन सीट नहीं मिली, इस कारण जनरल बोगी में आना पड़ा। तुम कहाँ जा रही हो? वह बोली, मैं भी कानपुर ही जा रही हूँ। आजकल माँ वही बड़े भैया के पास ही है, बीमार है इसीलिए मिलने जा रही हूँ। काफी देर दोनों चुप रहे। फिर योगेश बोला, एक बात पूछूं? रागिनी ने आंखों से ही पूछा, क्या? योगेश ने संकोच करते हुए पूछा, अभी तक शादी क्यों नहीं की? वह कुछ नहीं बोली। मगर जब योगेश ने दोबारा नहीं पूछा तो रागिनी ने पूछा, आपने की है शादी? योगेश ने भी बिना बोले ना में गर्दन हिला दी। फिर काफी देर तक दोनों चुप रहे, मानो एक दूसरे को परख रहे थे। डिब्बे में कुल्फी बेचने वाला आ गया था। योगेश बोला, खाओगी? रागिनी ने ना में सिर हिला दिया। योगेश ने रिक्वेस्ट करते हुए फिर पूछा, खा लो यार, तुम्हारे साथ मैं भी खा लूंगा। जानता हूँ तुम्हारी सबसे बड़ी कमजोरी कुल्फी है। वह थोड़ा मुस्कुराई तो योगेश ने महसूस किया कि वह अपनी आंखों से बहने वाली आंसुओं को समेटने का प्रयास कर रही है। 5 साल उसके साथ रहा था। जब वह अपने आंसुओं को समेटने का प्रयास करती थी तो ऐसे ही मुस्कुराया करती थी। योगेश दूसरी तरफ देखने लगा तो रागिनी चुपके से अपनी आंसुओं को पोंछने लगी। फिर वह सहज होकर बोली, एक शर्त पर खाऊंगी। योगेश बोला, क्या शर्त है? तो रागिनी बोली, पैसे मैं दूंगी। योगेश कुछ नहीं बोला। फिर रागिनी ने 2 कुल्फियां खरीद ली और एक कुल्फी योगेश को देते हुए बोली, अब मैं भी कमाने लगी हूँ, एक प्राइवेट स्कूल में पढ़ाती हूँ, महीने के 10,000 मिलते हैं। कुल्फी खाते हुए योगेश बोला, तलाक के समय कोर्ट के आदेश पर मैं तुम्हें 30 लाख रुपए दे तो रहा था। अगर ले लेती तो अपना स्कूल खोल लेती, जबकि तुम बहुत स्वाभिमानी हो। इस जमाने में पैसे के बिना कुछ नहीं होता। वह हंसकर बोली, अगर ले लेती तो अपने जमीर को क्या जवाब देती? तो ये जमीर रोज कहता कि जिसे छोड़कर आई हो उसी के सहारे पल रही हो। योगेश बोला, तुम बहुत अच्छी हो, मासूम हो। ये एहसास तुमसे तलाक लेने के बाद मुझे हुआ। तुम यकीन नहीं करोगी, मैं बहुत बदल गया हूँ। पीना बिल्कुल छोड़ दिया है, गुस्सा बिल्कुल नहीं करता। अब मैं किसी को नीचा दिखाने की कोशिश भी नहीं करता। जो तुम्हें बहुत बुरा लगता था वो सब बुरी आदतें मैंने छोड़ दी हैं। वह उदास होकर बोली, अब क्या फायदा? जब मैं मना किया करती थी तब आप मेरी एक भी बात नहीं सुनते थे। आपके कारण मैं हमेशा टेंशन में रहती थी। इसी कारण मुझे 2 बार गर्भपात भी हुआ, वरना आज मेरे भी 2 बच्चे होते। एक 8 साल का हो गया होता और दूसरा 6 साल का होता। कहकर वो रो पड़ी। बच्चों की बात पता चली तो योगेश के भी आंखों में आंसू आ गए, लेकिन वह पुरुष था तो आंसुओं को पलकों तक पहुंचने से पहले ही पी गया और बोला, कभी कभी लगता है मैं बहुत बुरा आदमी हूँ। मैंने कभी रिश्तों की कदर नहीं की, उसी की सजा झेल रहा हूँ। आज बिल्कुल अकेला हो गया हूँ। अब माँ भी नहीं रही। माँ के ना होने पर रागिनी को बड़ा दुख हुआ और बोली, माँ को भली चंगी छोड़कर आई थी, उनको क्या हो गया था? इस बार योगेश भावुकतावश अपने आंसुओं को नहीं रोक पाया और बोला, वो तुम्हें हर दिन याद करती थी, बोलती थी बहू को वापस घर ले आओ। मैं उन्हें कैसे समझाता कि तलाक के बाद बहुएं वापस घर नहीं आती। फिर दोनों के बीच चुप्पी छा गई। कानपुर आ गया था, स्टेशन आने वाला था। योगेश बोला, वापस कब जाओगी? रागिनी बोली, आज रात यहीं रुकूंगी, कल ही सुबह की ट्रेन से वापस जाऊंगी। फिर वही खड़ी हो गई। योगेश भी खड़ा हो गया और पूछा, कितने बजे वाली ट्रेन से वापस जाओगी? रागिनी बोली, हम गरीब लोग हैं, रिजर्वेशन नहीं करा पाते हैं, जनरल डिब्बे में सफर करते हैं, इसलिए जो भी ट्रेन मिलती है टिकट लेकर चढ़ जाते हैं। इतना कहकर वह नीचे उतर गई। योगेश अपना सूटकेस संभालता हुआ उसके पीछे लपका और बोला, अगर मैं रिजर्वेशन की 2 टिकटें ले लूं तो मुझे पता है कि तुम मेरे साथ नहीं चलोगी, लेकिन मैं तुम्हारे साथ सफर करना चाहता हूँ। जनरल में ही चल लूंगा। बताओ कितने बजे यहाँ मिलोगी?
रागिनी ऑटो में बैठती हुई बोली, 9 बजे यहाँ मिलूंगी। फिर उसके देखते देखते ऑटो आंखों से ओझल हो गया। योगेश कानपुर 2 दिन के लिए आया था, मगर रागिनी का साथ पाने के लिए उसने अपना शेड्यूल बदल दिया। उसने जल्दी से अपने बिजनेस का काम पूरा किया और अगले दिन सुबह 8:30 बजे ही स्टेशन आ गया। रागिनी 9 की जगह 10 बजे स्टेशन पहुंची और बोली, आप अभी तक यहीं पर हो, मैं सोच रही थी कि आप चले गए होंगे। रागिनी बहुत खुश थी, बोली, माँ अब बिल्कुल ठीक है। योगेश बोला, मैं तुम्हारा भी टिकट ले आया हूँ, अब 30 रुपए के टिकट के लिए कुछ कहना मत। रागिनी हंसते हुए बोली, अभी ट्रेन आने में आधा घंटा है, चलो तब तक कुल्फी खाते हैं, पैसे मैं दे दूंगी, हिसाब बराबर हो जाएगा। इतना कहकर वह फिर मुस्कुरा दी। वह जब भी मुस्कुराती थी, योगेश की नज़र उसके चेहरे पर ठहर जाती थी। फिर दोनों ने कुल्फी खाई और तब तक ट्रेन आ गई और फिर से एक नया सफ़र शुरू हो गया। मगर इस सफ़र में कुछ खास था। योगेश कुछ कहने के लिए तिलमिला रहा था, मगर डर भी रहा था कि वह मना कर देगी तो। योगेश नोटिस कर रहा था कि रागिनी बड़े भाई के घर से नई साड़ी पहनकर आई थी। वह बहुत सुंदर लग रही थी। खिड़की से आ रही ठंडी हवा के झोंके से रागिनी के ललाट पर लटकी बालों की एक लड़ी झूम उठती है। उसे ऐसे देखकर योगेश के दिल में एहसास सा उठता है कि ये औरत कभी उसकी जिंदगी में थी, मगर मैं इसे संभाल कर नहीं रख पाया। योगेश की मन स्थिति से अनजान रागिनी बोली, क्या हुआ, आप गुमसुम से क्यों हो? दोस्त बनकर ही सही, कुछ बात तो कर लो। योगेश बोला, मुझे दोस्ती नहीं चाहिए। रागिनी को झटका सा लगा, बोली, फिर क्यों मेरे साथ सफर करने के लिए उतावले थे आप? योगेश बोला, मुझे तू चाहिए, हमेशा के लिए, जन्मों जन्मों के लिए, मेरे साथ हंसने के लिए, मेरे साथ रोने के लिए। वह इतनी जल्दी में सारी बातें बोला कि रागिनी बस उसके मुंह की ओर देखती रह गई। वह आगे बोला, मैं गलत था, तुम्हारी कदर नहीं कर पाया, मगर तुम्हारे जाने के बाद मुझे मेरी गलतियों का एहसास हो गया है, मुझे माफ कर दो, कहकर वह रो पड़ा। रागिनी चुप हो गई, बस उसके चेहरे की तरफ देखे जा रही थी। योगेश उसके दोनों हाथ पकड़कर बोला, मुझे माफ कर दे यार, मैं वादा करता हूँ अब कभी भी तुम्हारी आंसुओं की वजह नहीं बनूंगा, तू जो कहेगी वही करूंगा, प्लीज लौटा। रागिनी ने माथे पर से साड़ी थोड़ी सी पीछे सरकाई और बोली, इधर देखिए जरा। योगेश ने देखा रागिनी ने मांग भर रखी थी। वह बोली, मैं जानती थी आप यही सब करोगे, मैंने कल ही सोच लिया था कि अब अकेले चलने के दिन खत्म हो गए हैं, मेरा हम सफ़र लौट आया है, अब आगे का सफ़र उसी के साथ तय करना है, थक गई हूँ मैं अकेले चलते चलते। कहते हुए वह अजीब सी मुद्रा में मुस्कुराने लगी। योगेश बोला, मैं जानता हूँ जब तेरा दिल रोने को होता है तब तू ऐसे ही मुस्कुराती है, मत रोक इन आंसुओं को, इन्हें बह जाने दो, दिल हल्का हो जाएगा। इतना सुनते ही रागिनी का संयम जवाब दे गया। वह जोर जोर से रोने लगी। पूरे डिब्बे के लोग उन्हें देखने लगे, मगर रागिनी ने लोगों की परवाह नहीं की। वह योगेश के कंधे पर सर रखकर रोती रही। कुछ देर बाद रागिनी का गांव आ गया। गाड़ी कुछ पल रुकी, फिर चल पड़ी। रागिनी को अब वहां उतरना ही नहीं था। जिंदगी में एक नया सफर फिर से शुरू हो गया। अब उसकी मंजिल मायका नहीं, पिया का घर था, जो वर्षों से उसके लौटने का इंतजार कर रहा था। वह अब भी योगेश के कंधे पर सर रखी थी, आंखें बंद कर मंद मंद मुस्कुरा रही थी, एक मासूम बच्चे की तरह। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। फिर मिलूंगी एक नई कहानी के साथ।